Good morning, students. Today we will discuss about the Rowlatt Act, and we just know that we are following the chapter number 3, class 10th, history, nationalism in India. बच्चों 1.2 रोलैट एक्ट आज हम इसको डिस्कस करेंगे. Emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act 1919. Emboldened with this success. Emboldened का मतलब होता है बच्चों कि having a type of courage, है ना, having a type of courage mixed with confidence, है ना. जब अगर आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने कोई काम किया, वो आप उसमें सफल हो गए, तो दो चीज़ बढ़ती है. एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दूसरा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो आपका करेज यानी आपका साहस भी बढ़ता है. तो ये एम्बोल्डेंड जो है, ये दोनों चीज़ का मिक्सचर है, ठीक है. तो विद दिस सक्सेस, ये जो सक्सेस उनको मिला था, जो चंपारण मूवमेंट और जो मिल वर्कर, अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स के लिए जो उन्होंने सत्याग्रह किया, उससे काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली, है ना. इससे जो करेज मिला सफलता से, गांधी जी ने 1919 में ये डिसाइड किया कि वो एक राष्ट्रव्यापी यानी पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एक सत्याग्रह चलाएंगे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रोलैट एक्ट प्रपोज्ड किया है, रोलैट एक्ट जो लागू करने की सोच रही है, उसके खिलाफ. बच्चों, रोलैट एक्ट के बारे में मैंने बताया था पिछले पिछले वीडियो में मैंने बताया था. अभी आगे हम पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. ये कानून बहुत जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था इस कानून को. हालांकि उसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भारतीय सदस्य थे, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था इस कानून का, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार करते हुए, एक तरफ करते हुए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास कर दिया था, इस कानून को पास कर दिया था. तो भारतीय सदस्यों ने आखिर इसका विरोध किया क्यों था? It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. इस कानून ने सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी थी, एनॉर्मस पावर, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी थी, ताकि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि को कुचल सकें, दबा सकें, और सरकार को इस बात की अनुमति मिल जाए, इजाज़त मिल जाए कि वो राजनीतिक बंदियों को, राजनीतिक कैदियों को बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना अदालत में मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकते हैं. यानी अगर कोई राजनीतिक गतिविधि में कोई व्यक्ति है, यानी राजनीतिक गतिविधि मतलब कि वो सरकार की खिलाफत कर रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, या सरकार के खिलाफ कुछ लिख रहा है, बोल रहा है, रैली प्रदर्शन में भाग ले रहा है, ठीक है, तो उसको जेल में डाल दो, ठीक है. मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वकील देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल दो, कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा, है ना. ये कानून यही बोलता था. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल. महात्मा गांधी चाहते थे कि एक अहिंसा युक्त
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए, सविनय अवज्ञा की जाए, सविनय अवज्ञा सिविल डिसऑर्डर यानी पूरा विनम्रता पूर्वक, यानी गुस्से में नहीं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके अवज्ञा करना, यानी आज्ञा न मानना कि भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं पर हम आपके इस कानून को नहीं मानेंगे, हम आपके इस आदेश को नहीं मानेंगे। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह के जो अनजस्ट लॉज हैं, यानी ये जो न्याय विरोधी जो कानून हैं, है ना, इनको हम इनके खिलाफ जो है एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे। और उसकी शुरुआत हुई 6 अप्रैल को एक हड़ताल से। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. बहुत सारे शहरों में रैलियां ऑर्गेनाइज की गई, है ना, बीच में है ना, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। जो रेलवे वर्कशॉप, जो कार्यशालाएं जो थी जहाँ पर रेलवे का काम होता था, वहाँ के मज़दूर भी हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद कर दी गईं। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि विभिन्न शहरों में रैलियां हो रही हैं, मज़दूर हड़ताल कर रहे हैं, दुकानें बंद हो रही है, तो ये जो अपसर्ज था, ये जो एकाएक जो राइज, ये जो एकाएक जो तेज़ी से जो बढ़ रहा था, ये विद्रोह, विरोध, ठीक है, और उनको ये लगा, अंग्रेज़ों को ये डर भय बैठ गया मन में कि जो कम्युनिकेशन और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की जो लाइन है, इसको भी कहीं नुकसान न पहुंचा दें ये आंदोलनकारी। तो ब्रिटिश प्रशासन ने ये डिसाइड किया कि इन राष्ट्रवादियों को जो है कुचला जाए, दबाया जाए, पकड़ा जाए। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर से जितने भी स्थानीय नेता थे जो कि गांधी जी के साथ थे इन सब विरोध प्रदर्शन में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, है ना, दिल्ली आने से उनको रोक दिया गया। ऑन 10th April the police in Amritsar fired upon a peaceful procession provoking widespread attacks on banks, post office and railway station. 10 अप्रैल को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, यानी शांतिपूर्वक लोग अपना एक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उस प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर फायर कर दिया, फायरिंग की। इससे भीड़ जो है वो भड़क गई। भाई, जब हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई किसी तरह की हिंसा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आप हम पर गोली चला रहे हैं, लोग एकदम भड़क गए। लोगों ने बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर हमले करने शुरू कर दिए। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ इम्पोज्ड कर दिया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, और शहर की जो कमान है, शहर को आर्मी के अंडर में दे दिया गया। जनरल डायर उसके कमांडिंग ऑफिसर बन गए, यानी जनरल डायर के कमांडिंग में दे दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है जब सेना का शासन हो जाता है, सेना जब अपना शासन व्यवस्था लागू कर देती है, उसको मार्शल लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब इन परिस्थितियों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिविल पुलिस को हटा दिया, उसकी जगह सेना को दे दिया कि भैया सेना अपना काम करे। ऑन 13th April द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और वो एक काला दिन, वो जो एक बुरा दिन जो भारतीय इतिहास में, क्या विश्व इतिहास में एक बहुत काला दिन के नाम से जाना जाता है, बहुत बुरा दिन, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन। और इसी दिन कुख्यात जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, नरसंहार था, वो हुआ। ऑन दैट डे, उस दिन, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में बच्चों,
एक एनक्लोज्ड ग्राउंड है, यानी पूरा चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है ना। बस एक तरफ एक एग्ज़िट पॉइंट है, चाहे वो एंट्रेंस पॉइंट बोलो चाहे एग्ज़िट पॉइंट बोलो, या आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता, ठीक है। और बाकी वो ऊंची ऊंची दीवारों से पूरे तरह से घिरा हुआ, ठीक है। उसके बीच में एक वेल, एक कुआं भी है। आज भी अगर आप अमृतसर जाते हैं तो वो जो जगह है, वो जो बाग है, वो एज इट इज़ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, ठीक है। कैसे हुई आगे लिखा हुआ है, वो भीड़ क्यों इकट्ठा हुई। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। उस भीड़ में कुछ लोग जो थे वो तो सरकार की जो शोषणात्मक नीतियां थी, शोषण करने के जो तरीके थे, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए कुछ लोग वहाँ पर आए थे। एंड अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। लेकिन कुछ लोग थे वो जो बैसाखी का मेला लगता है, मतलब 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी एक पंजाब का एक कल्टीवेशन वाला फेस्टिवल, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। फसल कट जाती है, गेहूं वगैरह की फसल कट जाती है, तो उसमें, ठीक है, खुशी मनाने के रूप में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल को बैसाखी थी। बैसाखी के मेले में उस समय बच्चों ये इंटरनेट, टीवी, रेडियो, फिल्म, सिनेमा ये सब नहीं हुआ करता था। लोगों के मनोरंजन का साधन मेला लग रहा है, मेले में मिठाइयाँ बिक रही हैं, कपड़े बिक रहे हैं, थोड़े झूले वूले लगे हैं, ठीक है। बच्चे भी उसको देख करके खुश हो जाते थे, लोग भी अपना घूमते फिरते थे। तो मेला त्योहारों पर जो लगता था, उसी तरह बैसाखी का मेला भी लगा था। तो ठीक है, कुछ लोग मेला देखने के लिए आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। अब बात क्या थी कि शहर में, अमृतसर शहर में तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, यानी सेना का शासन लागू कर दिया गया था। लेकिन सेना का शासन भी लागू कर दिया था और कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया था। लेकिन बच्चों, चूँकि उस समय व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और इंटरनेट और मोबाइल और इस सब का तो ज़माना था नहीं, ठीक है। अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, लेकिन इसकी जानकारी सिर्फ अमृतसर के जो शहर है उसमें रहने वाले लोगों को थी। आसपास के जो गांव के लोग थे, जो गांव थे, ग्रामीण क्षेत्र था आसपास का, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि अमृतसर में क्या हो रहा है ना। मार्शल लॉ लागू हो गया है कि कौन कानून लागू हो गया है। जैसे जैसे आज ये कोविड-19 बीमारी के चलते सरकार जब भी ये लॉकडाउन लगाती है, कोरोना कर्फ्यू लगाती है, तो हमको मिनटों में पता चल जाता है। हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे मोबाइल पे सरकार का जो आदेश है, जो कलेक्टर का आदेश है, वो पट से आ जाता है, तुरंत आ जाता है। हमको पता चल जाता है कि भैया कल से, आज शाम को 6 बजे से 8 बजे से लॉकडाउन है, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन इतना अच्छा है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। बेचारे जो गांव वाले थे वो लोग तो जानते थे कि हर साल 13 अप्रैल को मेला लगता है जलियांवाला बाग में, तो वो बेचारे चले आए, उनको कुछ नहीं मालूम था मार्शल लॉ के बारे में, ठीक है। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने देखा कि वहाँ हजारों की भीड़ है जलियांवाला बाग में। उसने जो एग्ज़िट पॉइंट और जो एंट्रेंस पॉइंट एक ही था, उसको ब्लॉक कर दिया, वहाँ पे उसको बंद कर दिया। आर्मी को बुला लिया उसने, सिपाहियों को। ओपन फायर ऑन द क्राउड, भीड़ पर बिना उकसावे की कार्रवाई के। भीड़ कुछ भी नहीं, भीड़ सिर्फ अपना जो भी मेला के रूप में चाहे इकट्ठी थी भीड़, कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उसने फायर करवा दिया, किलिंग हंड्रेड्स, सैकड़ों लोग मारे गए। बहुत भगदड़ मच गई। काफ़ी लोग दब करके, कुचल करके एक दूसरे के पैर से मर गए, कुछ कुएं में कूद गए, उससे मर गए, कुछ लोग गोलियों से मर गए। हिज ऑब्जेक्ट, अब देखो सुनो, अब वो जब मतलब उससे गवर्नमेंट ने पूछा कि, उस जनरल डायर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो देखो उसने क्या बताया। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, बाद में, बहुत बाद में उसने एक लेटर में या किसी चीज़ में उसने लिखा कि उसका उद्देश्य था वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, लोगों में एक मोरल इफेक्ट, एक नैतिक प्रभाव
को जागृत करने के लिए उसने ऐसा किया। देखो बच्चों, कितना मतलब बेशर्मी की हद है। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑफ, है ना, ताकि जो सत्याग्रही हैं, जो आंदोलनकारी हैं, ठीक है, उनके दिमाग में एक आतंक आ जाए, आतंकित हो जाए वो, ताकि भविष्य में वो ऐसा कुछ न करें सरकार के खिलाफ। ठीक है। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. ठीक है, as the news of Jallianwala Bagh spread, न्यूज़ इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गया, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, है ना। जब ये समाचार भारत में फैला, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में जब ये समाचार आग की तरह फैला कि मतलब गोलियों से मारा है अंग्रेजी सेना ने निहत्थे और शांति प्रिय सत्याग्रहियों को, क्राउड्स टुक द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ, और उत्तर भारत के जितने भी बड़े बड़े शहर थे, छोटे शहर थे, जो भी थे, वहाँ भीड़ सड़कों पर आ गई इसका विरोध करने के लिए। There were strikes, clashes with the police and attacks on government building. जगह जगह हड़ताल होने लगी सरकारी कार्यालयों में, पुलिस के साथ भिड़ंत होने लगी, नोक-झोंक होने लगी, ठीक है, झड़प होने लगी, एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, और सरकारी जितनी भी इमारतें थी, सरकारी कार्यालय, सरकारी बिल्डिंग में लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। द गवर्नमेंट responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. सरकार ने इसके खिलाफ बहुत क्रूरतापूर्वक एक्शन लिया, क्रूरतापूर्वक दबाने की कोशिश की, लोगों को ह्यूमिलेट किया, बेइज्जत किया, टेरराइज, आतंकित किया। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड। जो सत्याग्रही पकड़ा जाता था, पुलिस वाले उसको रोड पर, रास्ते पर, ज़मीन पर अपना नाक रगड़वाते थे कि नाक अपनी रगड़ो। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, गलियों में क्रॉलिंग करवाते, रेंगने को मजबूर करते थे कि रेंग के चलो। एंड डू सलाम, सैल्यूट टू ऑल साहिब, और जो खड़े हो जाते थे और सत्याग्रहों की लाइन बना देते थे, उनको मार के पीट के बोलते थे कि जितने साहब लोग खड़े हैं उनको सलाम करो, सैल्यूट करो। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड अराउंड गुजरावाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, है ना। पीपल वर फ्लॉग्ड का मतलब होता है बच्चों जैसे छड़ी, पतली छड़ी से पीटना, चाबुक जो होता है ना, जो घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए पतली सी लंबी सी छड़ी होती है, चाबुक जैसा होता है, ठीक है, या कभी कभी वो पतली चमड़े का बेल्ट जैसा भी होता है, तो उससे लोगों को पीटा गया। एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, और विलेज जो कई ग्रामीण इलाकों में बम गिराए गए, बम दागे गए, ठीक है। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने देखा कि अरे यार, इससे तो बहुत हिंसा फैल रही है, मार काट हो रही है, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की, वापस ले लिया कि भाई हम समाप्त करते हैं। While the Rolette Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. हालांकि रोलेट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था, वो एक काफ़ी व्यापक आंदोलन था, लेकिन उस सब के बावजूद वो सिर्फ शहरों और कस्बों तक ही सीमित रहा, यानी ग्रामीण क्षेत्र में वो ज़्यादा नहीं फैला। महात्मा गांधी नाउ फेल टू नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी ने ये महसूस किया, इस आवश्यकता को, इस ज़रूरत को महसूस किया कि भारत में एक विस्तार, पूरी तरह से विस्तार करने वाला आंदोलन चलाया जाए, जिसका विस्तार पूरे भारत में हो। पूरे भारत में कहने का मतलब कि शहरों में भी हो, कस्बों में भी हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो, यानी हर जगह के लोग उसमें अपनी भागीदारी करें। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। और वो इस बात पर, वो इस निश्चय पर आ सके
और उन्होंने ये समझ लिया कि इस तरह का जो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट है वो तब तक ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता जब तक कि हिंदू और मुस्लिम लोगों को एक साथ इकट्ठा न किया जा सके। यानी जब तक हिंदू और मुस्लिम लोग एक नहीं होंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश गौर अथॉरिटीज़ के खिलाफ कोई वाइड स्प्रेड मूवमेंट नहीं हो पाएगा। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप खिलाफत इशू। और एक तरीका उनके जो दिमाग में आया, जो उन्होंने महसूस किया कि खिलाफत वाले मुद्दा एक ऐसा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक राय हो सकते हैं, एक मत हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। तो ये खिलाफत इशू क्या था, इसको समझो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ended with the defeat of Ottoman Turkey। बच्चों, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 में जो ख़त्म हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसमें एक चीज़ और हुई थी कि जो शक्तिशाली ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर के बारे में बच्चों मैं चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में मैं आपको काफ़ी कुछ समझा चुका था कि ऑटोमन साम्राज्य एक टर्की बेस्ड था जिसने यूरोप के भी बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था। जितने भी आपके जो ये बाल्कन जो नेशनलिटीज़ थी, प्रिंसिपैलिटीज़ जो थी, उन पर अधिकतर पर बाल्कन एम्पायर का शासन था, बाल्कन है ना, सॉरी, ऑटोमन एम्पायर का शासन था। तो जो ये ऑटोमन टर्की जो था ये बुरी तरह से हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ऑटोमन साम्राज्य हार गया था। एंड देयर वर र्यूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। और इस तरह की अफवाहें पूरे विश्व में, ख़ास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड में, जहाँ मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोगों के जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की अफवाहें फैलने लगीं कि अब ऑटोमन टर्की को हरा दिया है और जिन यूरोपीय ताकतों ने हराया है वो लोग एक बहुत ही बेइज्जत करने वाली संधि ज़बरदस्ती ऑटोमन एम्परर पर लागू करेंगे, ठीक है, जो कि ऐसे ऑटोमन एम्परर यानी ऐसे ऑटोमन सम्राट जो कि पूरे इस्लाम धर्म के धर्मगुरु माने जाते हैं, खलीफा नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये पूरे विश्व, पूरे जो देश हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जगत है जहाँ की मुस्लिम निवास करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत सीरियस इशू बन गया, एक उनके मान सम्मान का मामला बन गया कि हमारे जो खलीफा हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, कहीं ये यूरोप के लोग, जिनमें कि ब्रिटेन भी शामिल था, ये कहीं हम पर, हमारे खलीफा का अनादर न करें, अपमान न करें, बेइज्जत न करें। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1999। और जो खलीफा के जो टेम्पोरल पावर का मतलब होता है बच्चों, जो धर्मगुरु की लौकिक शक्तियाँ का मतलब होता है कि शासन करने की, धर्मगुरु की जो शासन करने की जो राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, अपने धर्म, अपने अनुयायी, जो अपने डिसिपल होते हैं, उनको आदेश दे सकें, धार्मिक उपदेश दे सकें, राजनैतिक निर्देश दे सकें, वो जो शक्तियाँ होती हैं एक धर्मगुरु की, उनको बोलते हैं टेम्पोरल पावर्स। तो जो खलीफा के टेम्पोरल पावर्स हैं, है ना, उनको डिफेंड करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए बॉम्बे में, पूरे विश्व में जगह जगह विरोध हो रहा था अंग्रेज़ों का और यूरोप के और जो देश थे उनका,
तो उसी संदर्भ में भारत में भी एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया मार्च 1919 में. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. और ये जो खिलाफत कमेटी थी बच्चों, इसको दो नौजवान भाइयों ने, जो कि मुस्लिम लीडर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोगों ने इस खिलाफत कमेटी का गठन किया था. और ये लोग महात्मा गांधी से इस बात को डिस्कस करने लगे, बातचीत करने लगे कि उन संभावनाओं को तलाशने लगे कि क्यों ना एक संगठित और बड़े स्तर पर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक्शन किया जाए, आंदोलन किया जाए, खासतौर से इस खिलाफत इशू को लेकर के. गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. और गांधी जी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, एक ऐसा अवसर जो कि मुस्लिम लोगों को एक छतरी के नीचे ला सकता था और राष्ट्रीय आंदोलन को यूनिफाइड कर सकता था, एकत्रित कर सकता था, एकीकृत कर सकता था, है ना. मतलब मुस्लिम्स भी अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ आ जाएं, हिंदू भी खिलाफ हो जाएं, दोनों मिल कर के अंग्रेज़ों के लिए एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाएं. ठीक है, गांधी जी को इस बात में, इस खिलाफत मूवमेंट में एक अवसर लगा. At the Calcutta session on the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as Swaraj. और जो कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, वहाँ उन्होंने जो और कांग्रेस के लीडर्स थे उनको इस बात के लिए राजी कर लिया कि हमें एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, एक असहयोग आंदोलन लॉन्च करना चाहिए जो कि खिलाफत को सपोर्ट करे और स्वराज को सपोर्ट करे. यानी स्वराज का जो हमारी डिमांड है ना कांग्रेस की, और जो मुस्लिम लोगों की जो डिमांड है खिलाफत करने की अंग्रेज़ों की, जो वो अपने खलीफा के समर्थन में, ऑटोमन एम्परर खलीफा के समर्थन में जो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना उसको जॉइंट वेंचर बना दिया जाए, यानी मिल करके दोनों हम लोग काम करें. तो उसके लिए उन्होंने जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ सितंबर 1920 में, उसमें बाकी कांग्रेस लीडर को उन्होंने इस बात पर राजी कर लिया, मना लिया. ठीक है बच्चों ये वीडियो यहीं तक. आप मेरे ये वीडियोस फॉलो करते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको बताइए. मैं इस चैप्टर के नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस नोट्स का और आपको दूंगा. लेकिन अभी हम सिर्फ वीडियो चैप्टर लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 1.3 वाई नॉन कोऑपरेशन को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.